हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। और जो व्यूअर्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ये एक्सेल शीट को देख कर ऐसा समझ रहे हैं कि काश हमारे पास भी ऐसी एक्सेल शीट होती जिसके अंदर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस एक ही पेज में कर सकते थे और उससे हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग कितनी आसान हो जाती। तो मैं उन सब व्यूअर को बताना चाहूँगा कि ये एक्सेल मैंने कैसे बनाई है। इसका पूरी डिटेल में मैंने वीडियो यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो अगर आपने ऐसी एक्सेल नहीं बनाई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करिए और इस वीडियो को पूरा देखकर ऐसी एक्सेल बना लीजिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इस एडवांस एक्सेल को और एडवांस बनाने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास कुछ ट्रेडर की रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे हम एक्सेल में डाटा को डाउनलोड करने के बाद उसको स्टोर कर सके और फ्यूचर में उसके एनालिसिस में काम में ले सके। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि हम जो डाटा रिफ्रेश करके डाटा को फैच करते हैं इस एक्सेल के अंदर और जब दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो पुराना डाटा हट जाता है और उसकी जगह नया डाटा आ जाता है। तो जब हम नया डाटा रिफ्रेश करें उस समय पुराना डाटा हटे नहीं, उससे पहले हम उस पुराने डाटा को कहीं स्टोर कर लें और उसके बाद नए डाटे को रिफ्रेश करें। और हम चाहें उतने टाइम बाद ये एक्सेल ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहे और पुराने डाटा को स्टोर करके रखती रहे और नए डाटा को फैच करती रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इस एक्सेल के अंदर सिर्फ नए डाटा को देख ही नहीं पाएंगे, पुराने जो डाटा आपने फैच किए थे उसको आप स्टोर भी कर सकेंगे और उसको अपनी दूसरी एनालिसिस में काम में ले सकेंगे। आप चाहो उतने इंटरवल में इसको रिफ्रेश करके वो सब डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। इसके लिए हमें एक्सेल के VBA मैक्रो फंक्शन को काम लेना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं इस एक्सेल के अंदर हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे और क्या सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे जब भी नया डाटा रिफ्रेश हो तो पुराना डाटा भी स्टोर हो जाए और हमारे एनालिसिस में और हेल्प करके हमारे ट्रेडिंग को आसान करे। तो सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर हम डाटा में जाएंगे और कनेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जितने भी क्वेरी इसमें बनाई थी वो सब क्वेरी यहाँ पे दिखाई देगी। इसमें आप प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पे रिफ्रेश दिस कनेक्शन ऑन रिफ्रेश ऑल, इसमें सब में टिक होगा और इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश में टिक होगा। तो इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश को अनटिक कर दीजिए और रिफ्रेश दिस कनेक्शन ऑन रिफ्रेश ऑल इसको टिक रखिए। ये हमारा बैंक निफ्टी का डाटा है इसलिए हम इसको टिक रखेंगे। उसके बाद में हम फिन निफ्टी के डाटा में जाएंगे और इसको हम इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश को भी अनटिक कर देंगे और रिफ्रेश दिस कनेक्शन ऑन रिफ्रेश ऑल को भी अनटिक कर देंगे। उसके बाद हम निफ्टी में जाएंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसमें सिर्फ इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश को अनटिक करेंगे और उसको ओके करेंगे। उसके बाद हम स्टॉक्स में जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसमें हम इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश को भी अनटिक करेंगे और रिफ्रेश दिस कनेक्शन रिफ्रेश ऑल को भी अनटिक करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये सेटिंग करनी है। इसके बाद हम इस एक्सेल को मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव कर देंगे। आप फाइल में जाइए, सेव एज में जाइए और इस एक्सेल को आप यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एक्सेल वर्कबुक लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आप एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो ये एक्सेल है, ये मैक्रो इनेबल्ड हो गई है। इसके अंदर हम VBA मैक्रो का फंक्शन लगा सकते हैं। तो जब आप कीबोर्ड में अल्टर प्लस F11 दबाएंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। इसके अंदर हम VBA मैक्रो बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे और ये इंसर्ट में क्लिक करेंगे और ये मॉड्यूल में क्लिक करेंगे। तो ये हमारा पेज बन गया है जिसके अंदर हम VBA मैक्रो लिखेंगे। यहाँ पे हमको कुछ फंक्शन ऐड करने पड़ेंगे। एकदम इजी फंक्शन है, जिस तरह से मैं लिखता हूँ आप उस तरह लिखते रहिए और उसके बाद हम उसको एक बार चेक भी कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखिए पब्लिक OI टाइमर एस बुलियन और इंटर मारिए। उसके बाद में लिखिए सब्जेक्ट कॉपी डाटा और उसके बाद थोड़ा इंटर मार के इसको नीचे ले जाइए और फिर यहाँ पे लिखिए वर्कबुक्स और हमारे वर्कबुक का नाम लिखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे वर्कबुक का नाम लिखा हुआ है। इस नाम को हमको यहाँ पे लिखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डॉट एक्टिवेट। उसके बाद सीट्स एनालिसिस डॉट सेलेक्ट। हमने यहाँ पे ये हमारी एनालिसिस सीट है, इसको सेलेक्ट किया है। उसके बाद रेंज
अब यहाँ पे हमें वो रेंज लिखनी है जिस रेंज को हमें कॉपी करना है। तो मेरा डाटा जो है वो एक्सेल के अंदर A10 से लेके AA32 तक है। आप देख सकते हैं जिस भी सेल में हम क्लिक करेंगे वो कौन सा नंबर है वो यहाँ पे ऊपर आ जाता है। तो हमारा डाटा है वो A10 से लेके AA32 तक है। और उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू नाउ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम आ चुका है। और नीचे इज इक्वल टू लिख के ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और जहां तक आपका डाटा है वहां तक इसको ड्रैग कर दीजिए। तो ये हमारा टाइम बीच में आ चुका है। तो ये फंक्शन ऐड करने के बाद में जिस तरह से आपने देखा मुझे A10 से लेके AA32 तक का डाटा कॉपी करना है, और कहाँ कॉपी करना है उसके लिए हम एक पहले सीट बना लेंगे और इसका नाम रख देंगे डेटा। यहाँ पे हमारा सब डाटा रहेगा और इसके अंदर हम ये फर्स्ट लाइन को कॉपी कर लेंगे, इतना पूरा कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे और डेटा शीट में जाके B3 में कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। और ये बीच में पहले फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V करके, और फिर यहाँ पे इसका नाम चेंज करके लिख देते हैं टाइम। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब हम वापस हमारे VBA में जाएंगे और यहाँ रेंज में लिखेंगे, हमारी रेंज थी A10 से AA32। तो हम यहाँ लिखेंगे A10 डबल डॉट AA32 डॉट सेलेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे सिलेक्शन डॉट कॉपी। इस फंक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो डाटा है A10 से लेके AA32 तक हमने कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद में हमको जिस सीट में पेस्ट करना है हम उस सीट का नाम लिखेंगे सीट्स, और आपके सीट का नाम अगर स्मॉल में लिखा हुआ है तो आप स्मॉल में ही लिखिएगा, डेटा डॉट सेलेक्ट रेंज B2 डॉट सेलेक्ट। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ डाटा को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर हम सिंपली डाटा कॉपी करते हैं और इस डाटा शीट में पेस्ट करते हैं तो उससे वो जो डाटा है वो पुराने डाटा के ऊपर पेस्ट होता रहेगा और पुराना डाटा हट जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा रखना है कि हमारा पुराना डाटा भी इसमें रहे और उसके बाद जो नया डाटा है वो उसके नीचे पेस्ट हो, और उसके बाद में फिर जो नया डाटा है वो उसके नीचे पेस्ट हो। इस तरह से जो भी नया डाटा आता है वो नीचे पेस्ट होता रहे। तो हम मैक्रो के अंदर एक फंक्शन लिखेंगे सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट रेंज A1 डॉट सेलेक्ट सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल पेस्ट डबल डॉट इक्वल टू एक्सेल पेस्ट वैल्यूज कॉमा ऑपरेशन डबल डॉट इक्वल टू एक्सेल नन कॉमा skip blanks double dot is equal to false comma space transpose double dot is equal to false। तो इस तरह से हम पूरा फंक्शन लिखेंगे। जैसे ही हम फंक्शन लिखेंगे आप देख सकते हैं ये जहाँ पे स्मॉल होना होगा वो ऑटोमेटिक स्मॉल हो जाएगा, और जहाँ कैपिटल होना होगा वो कैपिटल ऑटोमेटिक रह जाएगा। तो अगर आपका फंक्शन सही है तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी
मोड इज इक्वल टू फॉल्स। तो ये हमारा डाटा कॉपी करने का फॉर्मूला तैयार है। इसको चेक करने के लिए हम F8 दबाएंगे। तो आप सबसे पहली लाइन में आइए और F8 दबाइए। अब जैसे एक एक लाइन को दबाते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला किस तरह काम कर रहा है। सबसे पहले ये वर्कबुक एक्टिवेट होगी। ये वर्कबुक एक्टिवेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है जिस समय हम ये काम कर रहे होंगे हमारे पास और भी एक्सेल की वर्कबुक ओपन होगी, तो उस समय वो उस वर्कबुक के अंदर अगर एनालिसिस की कोई सीट होगी तो वो उसी वर्कबुक को भी सेलेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हमें वर्कबुक को एक्टिवेट करना है, उसके बाद एनालिसिस के सीट को सेलेक्ट करना है और हमारी रेंज A10 से A32 को सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ देखते रहिए, ये रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हम जैसे ही F8 दबाएंगे कॉपी हो जाएगी। ये देखिए कॉपी हो चुका है। उसके बाद हम डाटा वाली सीट में जाएंगे और रेंज B2 में जाएंगे। उसके बाद में एक सेल नीचे जाएंगे और उसके बाद में जहां तक डाटा है वहां तक ये सेल अपने आप नीचे आ जाएगी और वहां पे आके फिर इस डाटा को पेस्ट करेगी और उसके बाद में जो हमारा डाटा सेलेक्ट किया हुआ है कॉपी करने के लिए वो हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले ने अच्छी तरह से काम किया है। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा जो नया डाटा होगा वो इसी डाटा के नीचे आएगा। तो उसके लिए हम एक बार इसको रीचेक करेंगे। तो हम फिर से हमारे मैक्रो में जाएंगे और फिर से एक बार F8 दबाएंगे। वो सब प्रोसेस जो हमने करी वो दोबारा होगी। एनालिसिस शीट में गए और A10 से A32 सेलेक्ट करें, उसको कॉपी करें, फिर डाटा शीट में गए, रेंज B2 सेलेक्ट करें, उसके बाद एक लाइन नीचे गए और उसके बाद में हम नेक्स्ट लाइन में गए और उसके बाद लास्ट लाइन में नहीं आए और हम देखिए यहाँ पे एक फंक्शन हमारे गलत हो गया है और हमारा डाटा जो है वो उसी लाइन में आ चुका है। तो एक बार फिर से हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नया डाटा जो है वो नीचे नहीं आ रहा है और पुराने डाटा के ऊपर ही पेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम B2 के अंदर लिख देंगे डाटा। अब हम वापस हमारे मैक्रो में जाएंगे और फिर से इसे रन करेंगे। एक एक लाइन में आप F8 दबाते रहिए और देखिए कि क्या डाटा कहाँ पे आता है। तो अब ये फंक्शन हमारा रेडी हो चुका है और जितनी बार डाटा आएगा उतनी बार वो नीचे पेस्ट करता जाएगा। अब आपको दोबारा चेक करना है तो बार बार आपको F8 में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन ने अच्छी तरह से वर्क कर लिया है। आप सीधा ये प्ले का बटन है इसको क्लिक करिए, आप देखेंगे नया डाटा नीचे ऐड हो चुका है। अभी ये डाटा आप देख सकते हैं 72 नंबर तक है। हम फिर से एक बार इसको प्ले करेंगे। ये देखिए डाटा अब 72 के बाद में नीचे आ चुका है और ये 95 तक आ चुका है। तो जितनी बार ये मैक्रो रन होगा उतनी बार पुराना डाटा के नीचे नया डाटा पेस्ट होता रहेगा। अब ये तो हमारा एक फंक्शन हुआ है जिसमें हम डाटा को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जिसके अंदर हम कोई टाइम फिक्स कर दें, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और ये एक्सेल अपने आप उतने टाइम के बाद में ये मैक्रो को ऑटोमेटिक रन करे और डाटा को कॉपी पेस्ट करे। तो इसके लिए हम नया फंक्शन लिखेंगे, सब स्टार्ट टाइमर। अब यहां पे हम लिखेंगे इफ OI टाइमर इज इक्वल टू false, then OI timer is equal to true. रन टाइमर। उसके बाद हम एक इंटर मार के यहाँ पे लिखेंगे एंड इफ। उसके बाद हम एक और मैक्रो बनाएंगे, सब स्टॉप टाइमर। इसमें लिखेंगे OI टाइमर फॉल्स। अब हमारा लास्ट मैक्रो बनाएंगे, सब रन टाइमर। यहां हम फिर से एक बार वर्कबुक को सेलेक्ट करेंगे, वर्कबुक, और हमारी वर्कबुक का नेम स्मॉल में है तो हमें स्मॉल में ही लिखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डॉट एक्टिवेट। उसके बाद इफ OI टाइमर इज इक्वल टू ट्रू, देन I time इज इक्वल टू दिस
वर्कबुक डॉट वर्कशीट मेन डॉट रेंज, मेन के बाद में ब्रैकेट लगा दीजिएगा, डॉट रेंज, यहाँ पे हमको वो सेल सेलेक्ट करनी है जहाँ पे हम हमारा टाइम लिखेंगे कि कितने टाइम में एक्सेल को रिफ्रेश करना है और डाटा फैच करना है। तो यहाँ पे हम A35 में लिख देते हैं टाइम, उसके नीचे हमें मिनट लिखने हैं, हमको कितने मिनट में डाटा रिफ्रेश करना है। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ 1 मिनट, तो जितना मिनट लिखना है हमको यहाँ पे उतनी वैल्यू लिखनी है। अगर आपको 5 मिनट में रिफ्रेश करना है तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, अगर आपको 1 मिनट में रिफ्रेश करना है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, अगर आपको 15 मिनट में रिफ्रेश करना है तो यहाँ पे आप 15 लिखेंगे। तो इस तरह हमारी जो टाइम सेलेक्ट करने की सेल है वो है A36। तो इस मैक्रो के अंदर हम लिखेंगे A36 डॉट वैल्यू, ए कैपिटल में लिखिएगा, उसके बाद एप्लीकेशन डॉट ऑन टाइम नाउ प्लस टाइम सीरियल 0 आई टाइम 0 कॉमा रन टाइमर, दिस वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल, कॉल कॉपी डाटा एंड इफ। तो ये हमारा मैक्रो फंक्शन तैयार हो चुका है और इसके अंदर A36 के अंदर जो भी वैल्यू होगी, वर्कशीट आप देख सकते हैं मेन वर्कशीट है, ये हमारी मेन वर्कशीट है और इसके अंदर जो A36 की वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर हम जितने मिनट लिखेंगे उतने मिनट में डाटा अपने आप कॉपी पेस्ट होता रहेगा। और इसके अलावा आप देख सकते हो मैंने 2 फंक्शन और बनाए हैं, स्टार्ट टाइमर और स्टॉप टाइमर। स्टार्ट टाइमर उस समय काम आएगा जब हमें स्टार्ट करना है, जब हम चाहते हैं कि डाटा अपने आप रिफ्रेश हो और कॉपी पेस्ट भी हो जाए, और स्टॉप टाइमर उस समय यूज करना है जब हम चाहते हैं कि ये मैक्रो स्टॉप हो जाए और ये डाटा को कॉपी पेस्ट नहीं करे और रिफ्रेश भी नहीं करे। तो हमने टोटल 4 मैक्रो बनाए हैं। कॉपी डाटा का काम है कॉपी करना, स्टार्ट टाइमर हमारे टाइमर को स्टार्ट करेगा, स्टॉप टाइमर हमारे टाइमर को स्टॉप करेगा, और जिस समय हमारा टाइमर स्टार्ट होगा उस समय रन टाइमर रन होगा और उस समय वो डाटा को रिफ्रेश करेगा और डाटा को कॉपी करेगा। तो अब हम डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर ऑप्शन नहीं होगा तो आप फाइल में जाइए और ऑप्शन में जाइए, इसमें आप कस्टमाइज रिबन में जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये डेवलपर के सामने टिक नहीं होगा तो यहाँ पे आपका ऊपर में डेवलपर नहीं आएगा। अगर आपका यहाँ पे अनटिक होगा तो आप इसको टिक कर दीजिएगा और यहाँ पे इसको ओके कर दीजिएगा, तो आपका डेवलपर का ऑप्शन ऊपर आ जाएगा। तो जब आपका डेवलपर का ऑप्शन आ जाता है उस समय आप डेवलपर में क्लिक करिए, इंसर्ट में क्लिक करिए और ये पहला ऑप्शन है बटन, इस बटन में क्लिक करके यहाँ पे आप इस तरह से रेक्टेंगल बना दीजिए और इसमें आप कैंसिल करिए तो यहाँ पे बटन आ जाएगा। इसमें आप क्लिक करके इसमें लिख दीजिए स्टार्ट और इसको उस हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। इसके बाद में डेवलपर में जाइए और एक और बटन ऐड करिए, इंसर्ट बटन, और इसी तरह से रेक्टेंगल बनाइए, यहाँ पे कैंसिल करिए, इसमें क्लिक करके यहाँ पे लिखिए स्टॉप और इसको एडजस्ट कर लीजिए। ये आपको जहाँ पे भी सेट करना है वो अभी सेट कर लीजिए, क्योंकि एक बार आप इसके अंदर मैक्रो असाइन कर लेंगे तो बाद में आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो वो मैक्रो रन हो जाएगी। तो अभी आप चाहो तो इसको क्लिक करके जहाँ चाहना हो वहाँ पे रख सकते हो, आपको इधर रखना है, नीचे रखना है, ऊपर रखना है, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। तो ये दोनों बटन हमने बना लिए हैं। अब इसके बाद आप स्टार्ट में राइट क्लिक करिए तो यहाँ पे आएगा असाइन मैक्रो, उसमें क्लिक करिए और यहाँ पे जो हमने स्टार्ट टाइमर का मैक्रो बनाया था इसमें क्लिक करिए और इसको ओके करिए। उसके बाद आप स्टॉप वाले बटन में राइट क्लिक करिए, असाइन मैक्रो में जाइए, स्टॉप टाइमर करिए और इसको ओके करिए। अब ये हमारा मैक्रो तैयार हो चुका है और जैसे ही हम स्टार्ट दबाएंगे ये मैक्रो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है इसलिए ये एक्सेल हर 1 मिनट में डाटा को रिफ्रेश करेगी और उसको कॉपी करेगी और हमारे डाटा वाले सीट में पेस्ट करेगी। तो इसको एक बार हम चेक करने के लिए ये पुराना डाटा थोड़ा हटा देते हैं। जैसे हमारी लास्ट लाइन थी 5766 वाली, तो हम डाटा वाले पेज में 5766 के बाद वाली लाइन को हटा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं।
अब आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही डाटा है, तो हम मेन शीट में जाएंगे और इसको स्टार्ट क्लिक करेंगे। तो ये एरर आई है, यहाँ पे स्पेस नहीं था, स्पेस मैंने गलत दे दिया है। तो इस तरह से कोई भी एरर आएगी तो ये एक्सेल अपने आप अपने को बता देगा। तो ये हमने सही कर लिया है। अब एक बार फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस बार कोई भी एरर नहीं आई है। हम अपनी डाटा शीट में जाते हैं, हमारा डाटा अभी तक आया नहीं है, तो इसका मतलब हमारे फंक्शन में कुछ मिस्टेक है। हम एक बार इस रन टाइमर वाला फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं कि हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, F8 दबाएंगे। डाटा तो रिफ्रेश हो रहा है। ये फंक्शन तो सही काम कर रहा है। एक बार फिर से हम जाएंगे शीट के अंदर और इसको स्टॉप करेंगे। और एक बार फिर से 5766 के नीचे वाले डाटा को डिलीट करेंगे। अब हम फिर से इसको स्टार्ट में क्लिक करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होगा कि बीच बीच में ऐसा एरर आ सकता है, तो यहाँ पे आप सिंपली कनेक्ट कर लिए। तो कभी कभी हो सकता है आपको एक या दो बार ऐसा क्लिक करना पड़े। ये देखिए, आप देख सकते हैं डाटा अपने आप फैच हो चुका है। तो देखिए उसके बाद का भी डाटा इसमें आ चुका है और हर 1 मिनट बाद में एक्सेल इसको रिफ्रेश करती रहेगी। ये अभी मार्केट बंद है, मैंने कुकी को अपडेट नहीं किया है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। लेकिन चालू मार्केट के अंदर ये एरर नहीं आता है। मैंने इस एक्सेल को बहुत दिन चेक किया लाइव मार्केट के अंदर। टोटल पूरे लाइव मार्केट में 3 या 4 बार ऐसी एरर आएगी और आपके पास में ऐसी कोई भी एरर नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं ये डाटा अपने आप कॉपी पेस्ट हो रहा है। और जब कभी भी ऐसी बीच में एरर आती है तो उस समय आप उसको सिंपली कनेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद में भी अगर बार बार एरर आती है तो आप अपनी कुकीज को अपडेट कर लीजिए। और ये मैंने कुकी अपडेट नहीं किया इसलिए बार बार एरर आ रही है। तो एक बार ये रिफ्रेश करने के बाद मैं कुकी को अपडेट करता हूं और उसके बाद वापस इस मैक्रो को रन करता हूं। आप देख सकते हैं डाटा तो सही ढंग से आ रहा है। तो हम मेन साइड में जाएंगे और इसको एक बार स्टॉप करेंगे। और यहाँ पे हमने पहले से एक यूआरएल बना के रखी है, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर दें। इंस्पेक्ट में जाएंगे, नेटवर्क में पुराना कुछ होगा तो उसको क्लियर कर देंगे। फिर से इसमें क्लिक करके इसको एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ से कुकी को अपडेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कुकीज के अंदर सिर्फ एक ही कुकीज है, BMSV। तो हम हेडर में जाएंगे और BMSV कुकी की वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। मैं चाहता तो ये सब एरर के बिना भी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन मैंने ये सब एरर जानबूझ के इसमें डाली है, क्योंकि आप जब भी ये एक्सेल बनाओगे तब आपके पास में एरर आएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो आप इस वीडियो को देख के उन सब एरर को खुद सॉल्व कर सकेंगे और बाद में कुकीज के टेबल में उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम फिर से मेन शीट में जाएंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं आया है और ये एक्सेल ने डाटा ऑटोमेटिक फैच कर लिया है। हम 1-2 मिनट और वेट करते हैं कि कुछ एरर आता है या नहीं आता है। हर 1 मिनट में डाटा रिफ्रेश होगा, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 5 मिनट में या 3 मिनट में रिफ्रेश करिए, क्योंकि 1 मिनट के अंदर NSE की साइट में भी डाटा अपडेट नहीं होता है। NSE की साइट में भी 2 या 3 मिनट से डाटा अपडेट होता है। तो आप कम से कम 2 मिनट 3 मिनट का टाइम रखिएगा। मैं अभी यहाँ पे 1 मिनट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं 3-3 मिनट में बताऊंगा तो हमें बहुत देर वेट करना पड़ेगा इसको रिफ्रेश करने के लिए और इसको चेक करने के लिए। इसलिए मैं इसको सिर्फ चेक करने के लिए 1 मिनट यूज कर रहा हूँ, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर मैं 5 मिनट यूज करता हूँ। और 5 मिनट के डाटा में जिगजैग भी कम होता है, हमारा काम भी हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, अब कोई एरर नहीं आ रही है और ये डाटा रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी हो रहा है। ये अभी पूरा डाटा सेम ही है, क्योंकि अभी रात का टाइम है, 11:41 हो चुकी है और मार्केट बंद है, इसलिए सेम ही डाटा बार बार कॉपी पेस्ट हो रहा है। लेकिन लाइव मार्केट के अंदर नया डाटा यहाँ पे रिफ्रेश होगा और वो नया डाटा ही कॉपी पेस्ट होगा। तो रात को बहुत लेट हो चुकी थी, तो मैंने सिंपली उस फाइल को सेव कर दिया और अब मैं नेक्स्ट डे इसकी रिकॉर्डिंग फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक सेव किया था, तो एक नई वर्कबुक हमारे सामने आ गई है। ये है मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। जैसे ही इसका आप ओपन करेंगे तो ये पहली बार ये ऑप्शन आएगा, सम एक्टिव कंटेंट हैज बीन डिसेबल्ड, क्लिक फॉर मोर डिटेल्स, और इनेबल कंटेंट का ऑप्शन होगा। इसको आप इनेबल कर दीजिए।
क्योंकि ये जो हमने मैक्रो बनाई है ये उसी का ऑप्शन आया है, तो इसको आप इनेबल कर दीजिए। अगर आप ये इनेबल नहीं करेंगे तो आपका मैक्रो काम नहीं करेगा। अब मैं आपको थोड़ी और सेटिंग बताता हूँ जिसकी मदद से आपके एनालिसिस में और आसानी होगी। तो हम हमारी मेन सीट में आते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा लाइव मार्केट के अंदर आप एक बार कुकी को अपडेट कर लीजिए और उसके बाद कम से कम 3 मिनट या फिर 5 मिनट में इसको अपडेट करिए। यहाँ पे आप 5 मिनट का इंटरवल रखिए और उसके बाद स्टार्ट का बटन क्लिक करिए और मार्केट 9:15 को स्टार्ट होता है, तो आप इस सीट को 9:20 के बाद ही स्टार्ट करिए, क्योंकि 9:20 के पहले एनएससी की साइट में भी डाटा अपडेट नहीं होता है, तो उससे पहले हमें इस मैक्रो को स्टार्ट करके कोई फायदा नहीं है। अब इसके बाद में हमें एक दो सेटिंग और करनी है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि डाटा सीट के अंदर हमारे सब डाटा आएगा और जब हम 9:20 को ये मैक्रो स्टार्ट करेंगे और 3:30 बजे तक ये मैक्रो चलती रहेगी, तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर बहुत सारा डाटा कॉपी पेस्ट हो चुका होगा और नेक्स्ट डे से पहले हमें उस डाटा को क्लियर करना है। तो उसके लिए भी हम एक मैक्रो बना लेते हैं जिससे डाटा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए और वो काम भी हमारा आसान हो जाए। तो हम Alt F11 दबाएंगे और यहाँ पे एक और मैक्रो बनाइए, क्लियर डाटा। यहाँ पे आपको लिखना है वर्कबुक और हमारी वर्कबुक का नाम लिखना है डॉट एक्टिवेट। मैं पहले पूरा मैक्रो लिख देता हूँ और उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा कि मैंने ऐसा मैक्रो क्यों लिखा है, तो आप भी अपनी सीट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकोगे और उसमें थोड़ी चेंजिंग कर सकोगे। तो ये हमने एक और मैक्रो बनाया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैक्रो ऐसा मैंने क्यों बनाया है। इस मैक्रो के अंदर पहले हमारी सीट एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद हमारी एनालिसिस सीट में जाएंगे और ये जो डाटा हम कॉपी पेस्ट करते हैं, इस पूरे डाटा को कॉपी करके डाटा वाले सीट में B4 में पेस्ट करेंगे, तो ये डाटा यहाँ तक B26 तक आएगा। तो जब ये डाटा पेस्ट हो जाएगा उसके बाद में डाटा सीट्स के अंदर B27 से AB5000, मतलब ये जो सेल है B27 यहां से लेके AB5000 नीचे में अभी आप देख सकते हैं ये डाटा 200 तक है, लेकिन ये 5000 तक अगर कुछ भी डाटा होगा तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये मैक्रो रन करने के बाद में हमारे पास में सिर्फ एक ही डाटा बचेगा, ये पहली लाइन का। और ये मैक्रो आपको चालू मार्केट में रन नहीं करना है, जब मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद में आप इसको मैक्रो को रन करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैक्रो कैसे काम करेगा। आप डेवलपर ऑप्शन में जाइए, इंसर्ट में क्लिक करिए और बटन में क्लिक करिए और यहाँ पे एक और बटन बना लीजिए, इसमें कैंसिल करिए। यहाँ बीच में क्लिक करके आप यहाँ पे लिख दीजिए क्लियर डाटा। तो ये हमने क्लियर डाटा का बटन बना लिया है। अब इसमें आप राइट क्लिक करिए और असाइन मैक्रो में जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लियर डाटा का मैक्रो है, इसको सेलेक्ट करके ओके करिए। तो इसके अंदर हमारा क्लियर डाटा का मैक्रो लग चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अभी इस सीट के अंदर 210 तक डाटा है। तो जब हम इस मैक्रो को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये डाटा पूरा नीचे का क्लियर हो चुका है और ऊपर में सिर्फ एक लाइन इस डाटा की रह गई है। ये मार्केट एंड होने के डाटा रहेगा, जिससे हमारे नेक्स्ट दिन का जो डाटा होगा वो इसके नीचे से कॉपी पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको इस सीट के अंदर जितने मैक्रोस की जरूरत थी हमने वो सब मैक्रोस बना लिए हैं। एक हमने स्टार्ट का मैक्रो बनाया है जिससे हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, एक स्टॉप का मैक्रो बनाया है जिससे हमारा टाइमर स्टॉप हो जाएगा और एक क्लियर डाटा का मैक्रो बनाया है जिससे हमारा प्रीवियस डेज का डाटा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको इसके अंदर एक काम करना है, जब भी मार्केट स्टार्ट होगा क्लियर डाटा में क्लिक करके जो पुराने डाटा है उसको डिलीट कर लीजिए। जब मार्केट स्टार्ट होगा 9:15 को तो 9:20 पे आपको स्टार्ट का बटन क्लिक करना है, इससे हमारा मैक्रो स्टार्ट हो जाएगा और डाटा रिफ्रेश होके ऑटोमेटिक डाटा कॉपी पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बीच में कभी कभी कनेक्शन की एरर आती है तो सिंपली आप उसको कनेक्ट कर लीजिए। मैं इस सीट को लास्ट 1 मंथ से लाइव मार्केट में रन कर रहा हूँ और इसमें दिन में 1 या 2 बार कनेक्शन का एरर आता है, इसमें आप सिंपली कनेक्ट कर लीजिए तो वो डाटा रिफ्रेश हो जाता है और डाटा कॉपी पेस्ट बहुत ही इजीली होता है, कोई भी एरर नहीं आती है। अब मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जिसकी मदद से आप इस सीट के अंदर अपने हिसाब से थोड़े चेंज करके अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। सबसे पहले हम हमारे एनालिसिस सीट में जाएंगे और आप देख सकते हैं कि मैंने 11 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 11 स्ट्राइक प्राइस नीचे तक का डाटा इसके अंदर लिया हुआ है। तो इतने स्ट्राइक प्राइस के अंदर मैं अपनी एनालिसिस कर सकता हूँ। अगर आपको अपनी और किसी स्ट्रेटेजी पे काम करना है या और कुछ एनालिसिस करनी है और आपको ज्यादा स्ट्राइक प्राइस चाहिए, ज्यादा आउट ऑफ द मनी या ज्यादा इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस चाहिए, तो आप सिंपली इस डाटा को सेलेक्ट करिए पूरे को और इसको आप नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नया डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। पर ऐसा करने के बाद में आपको मैक्रो के अंदर 2 चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले हमारा डाटा A10 से लेके A32 तक था, लेकिन अब ये A40 तक आ चुका है। तो आप अपने मैक्रो में जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने कॉपी डाटा का मैक्रो बनाया था
यहाँ पे जो रेंज है इस रेंज को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको वही रेंज लिखनी है जिस रेंज का डाटा आपको कॉपी पेस्ट करना है। पहले हमारी रेंज A10 से A32 तक थी, तो हमने उसी डाटा को कॉपी किया था। अगर आपको ये 40 तक लेके जाना है और इसको कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ पे आपको 32 को चेंज करके यहाँ पे 40 करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको 40 करेंगे और इस मैक्रो को रन करेंगे तो अब ये मैक्रो A10 से लेके AA40 तक के डाटा को कॉपी करेगी और उसको डाटा वाले सीट में पेस्ट करेगी। और आपने जो रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करी है उसी रेंज को आप क्लियर डाटा में भी ये ऊपर वाली रेंज में सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो रेंज लिखेंगे आप सेम वही रेंज लिखेंगे जो रेंज आपको कॉपी पेस्ट करनी है। यहाँ पे भी 32 की जगह आप 40 कर दीजिए। इससे बेसिकली ये होगा कि जो हमारा लेटेस्ट डाटा है वो वन टाइम का डाटा हमको डाटा की सीट में रखना है और बाकी जो भी डाटा है उसको क्लियर करना है। और इसके बाद में आपको एक चेंज और करना है, ये जो रेंज हमने क्लियर करी थी B21 से AB5000 तक, इसमें आप B27 की जगह वो सेल सेलेक्ट कर लीजिए जहां से आपको डाटा क्लियर करना है। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर हम इस पूरे सीट को कॉपी करते हैं Ctrl+C से और डाटा में जाके B4 में पेस्ट वैल्यूज करके पेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये डाटा B34 तक आया है। तो आपको B35 से क्लियर कंटेंट करना है। तो यहाँ पे हमने जो B27 लिखा है उसकी जगह हम B35 लिख देंगे। तो ऐसा करने से जो लेटेस्ट डाटा है वो हमारे पास इस सीट में रह जाएगा और बाकी पुराने डाटा सब क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से छोटे मोटे चेंजेस आप अपने एनालिसिस के हिसाब से कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डाटा जो हमने कॉपी पेस्ट किया है ये हमारे एनालिसिस में कैसे मदद करेगा। तो हम डाटा की सीट में आएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू वर्कशीट करेंगे और इसको ओके करेंगे। तो इस टेबल के अंदर ये पूरा डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पे एनालिस्ट में जाइए और चेंज डाटा सोर्स में क्लिक करिए और यहाँ पे आप कर दीजिए 5000, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर बहुत सारे लाइन आती रहेगी और ये 3000 4000 तक पहुंच सकता है। तो हम इसको ओके कर देंगे। तो लाइव मार्केट के अंदर जितना भी डाटा आएगा वो इस टेबल में ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। अब मैं आपको सिंपल एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसकी मदद से लाइव मार्केट के अंदर मार्केट के ट्रेंड को समझने में आपको अपनी एनालिसिस करने में बहुत ही आसानी रहेगी। शुरुआत में आप कुछ भी ट्रेड मत करिए, आप थोड़े दिन तक इस सीट को देखिए कि किस तरह वर्क कर रही है, किस तरह से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है और किस तरह से हमारी सीट हेल्पफुल रहती है उस ट्रेंड चेंज को पकड़ने में। तो उसके लिए आप पहले टाइम को एक्सिस में लेके जाइए, कॉल ओपन इंटरेस्ट को वैल्यूज में लेके जाइए और पुट ओपन इंटरेस्ट को वैल्यू में लेके जाइए और उसके बाद में जो स्ट्राइक प्राइस है उसको आप फिल्टर में लेके जाइए। उसके बाद में जो काउंट ऑफ सी ओपन इंटरेस्ट है उसमें क्लिक करिए और वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके इसको सम में कर दीजिए और इसको ओके करिए। उसके बाद काउंट ऑफ पी में क्लिक करिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए, काउंट की जगह सम कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। अब आपको इस टेबल में राइट क्लिक करना है और पाइवट टेबल ऑप्शन में जाना है और टोटल्स एंड फिल्टर्स में क्लिक करके शो ग्रैंड टोटल फॉर रोज एंड कॉलम्स इन दोनों को अनटिक करना है और ओके करना है। अब इसके बाद में आपको चार्ट में क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, चेंज चार्ट टाइप में क्लिक करना है और यहाँ पे इसको कॉम्बो में क्लिक करना है। उसके बाद में आप इसको लाइन में क्लिक करिए और दोनों में से किसी भी एक को सेकेंडरी एक्सिस में टिक कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। और उसके बाद में आप चार्ट में क्लिक करिए, डिजाइन में क्लिक करिए और अपने हिसाब से डिजाइन सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास में सिर्फ एक ही डाटा है तो यहाँ पे एक ही पॉइंट बता रहा है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस के अंदर ऑल लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉल ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू है और पुट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू है। तो ये स्ट्राइक प्राइस है, ये ऑल का मतलब सब स्ट्राइक प्राइस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इस एरो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 14,050 से स्टार्ट होके 15,550 तक का स्ट्राइक प्राइस यूज किया हुआ है। तो हम हमारे एनालिसिस शीट में जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे 14,050 से लेके 15,550 की स्ट्राइक प्राइस है। मतलब इस टेबल के कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ इसी स्ट्राइक प्राइस का डाटा आ रहा है, हमने पूरे डाटा को यूज में नहीं लिया है। तो ये जो वैल्यू आई है 293696 ये टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट नहीं है। टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं 355,088 है। तो यहाँ पे जो 2,93,696 की वैल्यू आई है ये वैल्यू हमारी एनालिसिस शीट के अंदर जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट किया है इन सबको ऐड करके जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को टेबल ने यूज किया है। और पुट ओपन इंटरेस्ट के अंदर 1,69,621 की वैल्यू है, ये वैल्यू भी पुट के ओपन इंटरेस्ट को सम करके आई हुई है। तो इस टेबल के अंदर हम हमारे हिसाब से नियर बाय स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट के अंदर बहुत तरह के एनालिस्ट है और कुछ लोग सिर्फ एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का डाटा देखते हैं, कुछ लोग नियर बाय स्ट्राइक प्राइस का डाटा देखते हैं, कुछ लोग 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे का डाटा देखते हैं। तो अगर आपको इसके अंदर एट द मनी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है तो आप मेन सीट में जाइए और यहाँ पे आप देखिए निफ्टी की वैल्यू है 14,617.85। तो आप यहाँ पे 14,600 को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप 14,600 को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो ये 14,600 का कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट आ जाएगा। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं।
14,600 में कॉल में ओपन इंटरेस्ट है 15,581 और हमारी एनालिसिस शीट में हम देख सकते हैं 14,600 के स्ट्राइक प्राइस में कॉल में ओपन इंटरेस्ट 15,581 है और पुट में ओपन इंटरेस्ट है 21,989 और यहाँ पे वही वैल्यू आई हुई है 21,989। तो इस तरह से आप एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को भी एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे का आपको एनालिसिस करना है तो आप सिंपली इस एरो में क्लिक करिए और यहाँ पे आप कर दीजिए सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,600 ये हमारी एट द मनी है। तो अगर आपको इससे 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे लेना है तो इसके ऊपर आप 4 स्ट्राइक प्राइस को टिक कर दीजिए और नीचे भी 4 स्ट्राइक प्राइस को टिक कर दीजिए। इसके बाद आप इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट उस हिसाब से एडजस्ट हो चुका है और ये नियर बाई 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का और नियर बाई 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे का डाटा इसके अंदर आ चुका है। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर आप 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे के डाटा को ठीक से एनालिसिस कर लेते हैं तो ये डाटा इतना सफिशिएंट रहता है कि इससे मार्केट के ट्रेंड का पता चल जाता है और हमारी एनालिसिस भी इससे हो जाती है। तो इस तरह से आप इसमें अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं और लाइव मार्केट के अंदर आपको पता चलेगा कि कॉल ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा चेंज हो रहा है या पुट ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा चेंज हो रहा है। अगर कॉल ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा चेंज होता है तो वो एक बियरिश साइन होता है और पुट ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा चेंज होता है तो ये बुलिश साइन होता है। तो इस तरह से ये टेबल मार्केट को एनालाइज करने में और मार्केट का ट्रेंड समझने में हमारी बहुत ही हेल्प करेगी। तो ये शीट के अंदर मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया है कि किस तरह से आप टेबल ऐड करके अपने हिसाब से इसमें और भी स्ट्रेटेजी ऐड कर सकते हो। तो ये एक्सेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें हम अपने हिसाब से 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के इंटरवल को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से डाटा को कॉपी पेस्ट करके उस डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में हमारी एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप भी अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो इस शीट को कंप्लीट बना लीजिए और इस शीट को बनाने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो नहीं करते हैं तो मैं अपने सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं लाइव मार्केट के अंदर मार्केट का ट्रेंड और मेरी मार्केट की एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ। मैं आपको एक सैंपल बता रहा हूँ कि मैं किस तरह की पोस्ट करता हूँ और किस तरह से वो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में काम आता है। आप देख सकते हैं ये कल का पोस्ट है। कल मैंने लाइव मार्केट में 1 बजे के आसपास ये पोस्ट किया था और इस तरह की फोटो अपडेट करी थी। तो ये जो एनालिसिस है ये एनालिसिस मैं इसी एक्सेल शीट की मदद से करता हूँ और इसके अंदर बहुत सारे और भी डाटा है जो मैंने अभी तक इसके अंदर आपको बताया नहीं है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि सभी ट्रेडर की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। मैं कुछ और स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, कोई और ट्रेडर कुछ और स्ट्रेटेजी यूज करता है। तो आप अपने हिसाब से इसमें स्ट्रेटेजी यूज करिए, लेकिन मैंने अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से इस शीट के अंदर जो सेटिंग करके रखी है ये सेटिंग हर 5 मिनट में अपडेट होती है और लाइव मार्केट के अंदर मैं दिन में 3 या 4 बार इसको पोस्ट करता हूं, जिससे निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर को मार्केट को समझने में, ट्रेंड को समझने में आसानी होती है। तो अगर आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो नहीं करते तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल प्रोसेस से आपको बता दिया है कि किस तरह से आप डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हो और अपनी एनालिसिस कर सकते हो। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर करी है अगर वो आपको पसंद आई है और ये जो एक्सेल शीट मैंने बनाई है जो लाइव मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट डाटा को रिकॉर्ड करेगी और आपके एनालिसिस में हेल्प करेगी, अगर वो आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे क्लिक करिए जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आने वाले टाइम में मैं इसी तरह के बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा जिससे आपकी ट्रेडिंग में आसानी होगी और आपको मार्केट को एनालिसिस करने में और मार्केट के ट्रेंड को समझने में किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद ही मार्केट को एनालिसिस कर सकेंगे और मार्केट का ट्रेंड समझ सकेंगे। और अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके और आपको ट्रेडिंग में आसानी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।